नमस्कार, मैं स्वर्णपाल। सामाजिक नवप्रवर्तकों की हमारी इस पहल में आज हमारे साथ हैं विक्रांत तोंगड़ जी, एक ऐसे प्रकृति प्रेमी या कह लीजिए जुनूनी शख्स जो न सिर्फ पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं बल्कि उनका पूरा वक्त पर्यावरण के लिए ही समर्पित है। विक्रांत सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट नामक गैर सरकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। इनके बारे में और इनके कामों के बारे में हम इन्हीं से विशेष जानने की कोशिश करते हैं। विक्रांत जी, बैलेट बॉक्स इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत जी, है। धन्यवाद। सबसे पहला हमारा प्रश्न कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए और अपने संगठन के बारे में और अनुभव कैसा रहा है इस संगठन के साथ। बिल्कुल, देखिए, मैं विक्रांत तोंगड़ और मैं ग्रेटर नोएडा के एक विलेज से संबंध रखता हूँ और मैं 2010 से पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक मुद्दों पर काम कर रहा हूँ, जिसमें प्रमुखता से हम जल पर्यावरण के मुद्दों को उठाते हैं। और हमारा सफ़र काफ़ी मुश्किल भी रहा है क्योंकि पर्यावरण के इस क्षेत्र में तमाम तरह के थ्रेट भी हैं और एक चुनौती भी है। तो हम लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार प्रयासरत है। हमारी एक टीम भी है जिसके तहत हम पर्यावरण के मुद्दों को उठा रहे हैं। खासकर जो है उत्तर भारत के पर्यावरण के मुद्दों पर हम लोग लगे हुए हैं, जिसमें नदियों से जुड़ा हुआ भी मामला है और जलाशयों से जुड़ा हुआ, वेटलैंड से जुड़ा हुआ, वायु प्रदूषण, तमाम पर्यावरण के मुद्दे हैं। इसके साथ साथ हमारी एक संस्था है सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, जिसे SAFE सेफ भी कहते हैं। तो उसके तहत हम ये सारा अभियान चला रहे हैं। जी, अगला प्रश्न हमारा कि आपके संगठन का मुख्य उद्देश्य ध्येय क्या है? देखिए, हमारा उद्देश्य बहुत सिंपल और बड़ा ही विस्तृत है। एक तरह से हम लोग एनवायरमेंटल जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं। एनवायरमेंटल जस्टिस से मेरा मतलब केवल इंसानों के लिए एनवायरमेंटल जस्टिस नहीं, इस पृथ्वी पर प्रत्येक प्राणी का उतना ही हक है जितना इंसान का है। तो कहीं ना कहीं आज वन्य जीवों को भी पर्यावरण से अलग किया जा रहा है। उनके लिए जो उनके हैबिटेट है उनको नहीं छोड़ा जा रहा है या उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हम उस पर भी काम कर रहे हैं। जहाँ तक ओवरऑल एनवायरमेंटल इश्यूज़ की बात है, तो सपोज़ कहीं प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, कोई इंडस्ट्री की वजह से या रिवर के पॉल्यूशन की वजह से या वेहिकुलर पॉल्यूशन की वजह से, तो लोग सफ़र क्यों करें जहाँ प्रदूषण है? तो कहीं ना कहीं उनका जो पर्यावरण न्याय है, जो एनवायरमेंटल जस्टिस है, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो हम इसी मुद्दे पे काम करते हैं कि लोगों को पर्यावरण जस्टिस मिले, एनवायरमेंटल जस्टिस मिले। यही हमारा उद्देश्य है और हमारा उसका तरीका है अपना काम करने का। जैसे हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हम लोगों को जानकारियाँ दे रहे हैं कि वो अपने मुद्दे, क्योंकि आज अलग से एक एनवायरमेंटल कोर्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वहाँ कैसे जा सकते हैं। हम लोगों को पर्यावरण न्याय के बारे में, पर्यावरण कानून के बारे में जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग लिटिगेशन भी फाइल करते हैं। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है हम PILs या रिट पिटिशंस फाइल करते हैं, चाहे वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हो या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी फाइल करना पड़े। तो इस तरह से हमारा एक उद्देश्य है एनवायरमेंटल जस्टिस। आप 2010 से ही इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो वैसे में हम आपके उन कुछ कामों के बारे में जानना चाहेंगे जिनको आपने पूरा किया है। बिल्कुल, देखिए, जब हमारी ये मुहिम शुरू हुई, इसमें दो चीज़ें हम शुरुआत में लेके चले। एक तो दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन है, दिल्ली NCR में खासकर देश में सबसे ज़्यादा माना जाता है। इसके साथ साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा दिल्ली NCR का हिस्सा है, यहाँ गिरता हुआ भूजल स्तर। तो जब हमने गिरते भूजल स्तर पर आपत्तियाँ उठाई कि ये इतना तेज़ी से क्यों जा रहा है, क्योंकि 2010-11 में 1 मीटर प्रति वर्ष की दर से पानी नीचे जा रहा था, ग्राउंड वाटर, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि दिल्ली NCR में सबसे अच्छा वाटर टेबल नोएडा, ग्रेटर नोएडा में है। क्योंकि हमें गुड़गांव की तरफ बढ़ रहे थे, गुड़गांव की जैसी स्थिति है या गाजियाबाद दूसरे जिलों की है, उस तरफ नोएडा, ग्रेटर नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर भी बढ़ रहा। तो हमने इसको लेके उठाया कि क्यों इतनी पानी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं जबकि यहाँ पानी अच्छा था। तो हमने कारण पाए कि यहाँ तमाम बिल्डर, लगभग 500 के करीब अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स थी बड़ी बड़ी, जिसमें तमाम बड़े बड़े बिल्डर्स बहुमंजिला इमारतें बना रहे थे। वो लोग बेसमेंट बनाने के लिए, क्योंकि बेसमेंट में मुनाफा है, बेसमेंट जो बनाते हैं वो ज़मीन एक तरह से फ्री में मिलती है, तो वो लोग उसके लिए डी वाटर करते थे, ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते थे। 18 में जो मॉल बने हैं नए नए, ये सब इन्होंने भी 4-4, 5-5 साल डी वाटरिंग किया था। मतलब पानी की बर्बादी, उस पानी को निकाल कर ड्रेन में डाला जाता था, जो हज़ारों सालों में तैयार हुआ है, फ्रेश वाटर। तो कहीं ना कहीं यहाँ से हमारी शुरुआत हुई। हमने लोकल अथॉरिटीज़ से अप्रोच किया कि आप इसको रोकिए। बिल्डर्स के अलावा गाँव में पानी की बर्बादी बहुत होती है। जो पहले 100 लीटर में काम होता था, आज उसके लिए लोग बाग 1000-2000 लीटर तक पानी बर्बाद करते हैं। तो हमने लोगों को जागरूक करना शुरू किया। गांव में लोग जागरूक भी हुए कुछ गांवों में, लेकिन लोगों ने ये कहा कि हम लोग इतना पानी बर्बाद नहीं कर रहे जितने बिल्डर कर रहे हैं। तो हमने उस पर भी काम शुरू किया। बहरहाल
हम लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ा, फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जाना पड़ा। अमूमन 11 जनवरी 2013 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक ऑर्डर जारी किया कि कोई भी बिल्डर अंडरग्राउंड वाटर यूज ही नहीं करेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, ना ही डिवाटरिंग करेंगे। तो एक बड़ी सफलता थी। वो लोग आज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से पानी लेते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, जो एक बहुत अच्छी बात है। इस वजह से पानी के ऊपर जो दबाव था वो कम हुआ है, उसमें भी प्रयास जारी है। उसी के दौरान जैसे मैंने जिक्र किया, वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा था। जब हम वायु प्रदूषण पे काम करना हमने शुरू किया तो हमने पाया कि वायु प्रदूषण के अलग अलग कारण हैं। जैसे पड़ोसी राज्यों में क्रॉप बर्निंग, पंजाब हरियाणा में व्हीट स्ट्रॉ या राइस स्ट्रॉ या शुगर केन का जो वेस्ट है उसकी बर्निंग होती है। वेहिकुलर पॉल्यूशन है, इसके अलावा जनरेटर चल रहे हैं, इसके अलावा ओपन बर्निंग जो कूड़ा जल रहा है। आज दिल्ली एनसीआर में जो देश की राजधानी है वहाँ भी कूड़े के निस्तारण के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। कभी इस गांव के पास, कभी इस सेक्टर के पास कूड़ा डाला जा रहा है जिसमें आग लगी रहती है। तो ये भी एक कारण था। ये सब मोटे मोटे कारणों पे हमने गौर किया तो हमने देखा कि पहले किस पे हम काम कर सकते। तो हमें निकल के आया ये निष्कर्ष कि हम लोग स्टबल बर्निंग, क्रॉप बर्निंग पे काम करते हैं। लोगों से बात की, किसान भाइयों से बात की, रोकने की कोशिश की, लोकल अथॉरिटीज से बात की, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बात की, कोई उपाय नहीं निकल के आया क्योंकि कोई रोकने को तैयार नहीं है। इतने बड़े संख्या में लोगों को रोकना, फिर रोकने के साथ साथ उन्हें विकल्प भी देना होगा किसानों को कि वो जलाए ना अपनी फसल के अवशेष को। तो क्या करें, बड़ी मात्रा में निकल रहा है, या तो बिजली बनाने वाली कंपनी ले या फिर इसका पेपर बनाया जाए, कोई मैकेनिज्म नहीं था। तो सबसे पहले हमें ये लगा कि इसको रोका जाए, इसको बैन कराया जाए, क्योंकि मुझे ये जानकारी थी कि एनवायरमेंटल लॉ में इस तरह से ओपन बर्निंग करना अवैध है, चाहे वो किसान करे या इंडिविजुअल करे या इंडस्ट्री करे। सरकार के पास प्रस्ताव लेके गई, कोई ठोस उपाय नहीं आया उसमें, वो लोग तैयार नहीं थे इस पर कुछ खास करने को। तो हमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जाना पड़ा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2015 में एक ऑर्डर जारी किया कि इस तरह से बर्निंग करना पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में ये अवैध है, इस पर रोक लगा दी गई। और बोला गया सरकार को कि किसानों को सब्सिडी दें कि वो इस स्ट्रॉ का, इस एग्रीकल्चर वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट करें, इसको यूटिलाइज किया, चाहे कंपोस्टिंग की जाए, चाहे पेपर बनाया जाए, चाहे एनटीपीसी जो थर्मल पावर प्लांट है या कहीं और बिजली बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाए। बहरहाल उस पर काम होता रहा, बहुत कम काम हुआ, लेकिन अभी हाल ही में इसके लिए 1100 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है, जो अभी 4 राज्यों में बांटा जाएगा। किसानों को सब्सिडी दी जाएगी मशीनरी पे, जिससे कि वो उसका मैनेज कर सके। तो ये 2 मुद्दे थे जिन पे हम लोग शुरुआत में चले। उसके अलावा फिर हम लगभग 50 पर्यावरण के मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें नदियों से जुड़े हुए भी हैं और इसके अलावा वेटलैंड से जुड़े हुए मामले हैं, और तमाम जो है अवैध पेड़ कटान का या नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो पर्यावरण को लेकर नुकसान हो रहे हैं उन पे हम लोग लगे हुए हैं। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पे हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कम किया जाए, नेचुरल ड्रेन, कैनाल नेटवर्क, इन सब को मेंटेन रखा जाए, इनको इस अर्बनाइजेशन में कहीं मिटा ना दिया जाए, इसके लिए भी हम लोग लगातार लगे हुए हैं। हम लोगों की मांग है कि हर चीज़ का एक प्रभाव आकलन होना चाहिए कि पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। हर चीज़ से मेरा मतलब है हर प्रोजेक्ट का, चाहे वो रेलवे प्रोजेक्ट है, चाहे मेट्रो प्रोजेक्ट है या कोई बिल्डर प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आ रहा है, कोई भी पॉलिसी बन रही है, उसके लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन होना जरूरी है। क्योंकि पर्यावरण के ऊपर जो प्रभाव है उनको जानना जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण पर जो पड़ने वाला प्रभाव है आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा, इस पीढ़ी के लिए तो होगा ही होगा। तो ये हमारे कुछ शुरुआती काम है। मेरा अगला प्रश्न आपसे जी, कि जब हम जमीनी तौर पर काम करते हैं तो हमें अनुभव हो जाता है कि किन किन समस्याओं से हमें जूझना पड़ेगा या आगे कार्य करने की आवश्यकता है। तो वैसे में आपकी क्या ख्वाहिश है कि आप आगे किन तरह के कामों में अपनी दिलचस्पी रखते हैं या किन तरह के कामों को पूरा करना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए, हमारा बतौर एक संस्था या बतौर सामाजिक कार्यकर्ता मेरी मांग ये है या मेरी सोच ये है कि जो हमारा ध्येय है पर्यावरण न्याय का, एनवायरमेंटल जस्टिस का, उसको आम जन से जोड़ा जाए। क्योंकि अल्टीमेटली हम आम जन और प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन के लिए भी काम कर रहे हैं। हो सकता है इस चीज़ का महत्व लोग अगले 2-4 दशकों में समझे, अभी कुछ लोग इसका मतलब नहीं समझ पा रहे। तो हमारी एक कोशिश है, एक ख्वाहिश है, और हम इस पर बहुत हद तक काम कर भी रहे हैं कि इसको आम जन से जोड़ा जाए। क्योंकि किसी भी उद्देश्य में या किसी भी मुहिम में जब तक आम जन का हस्तक्षेप या उनका इन्वॉल्वमेंट बड़े लेवल पे नहीं होगा, इनिशियली उनका इन्वॉल्वमेंट हो चुका है लेकिन उसको लार्ज लेवल पे करना, उनको इस मुहिम से जोड़ना या उनको समझाना कि इस पे आप काम कीजिए, या हमारे साथ जुड़ के कीजिए या कहीं और से कीजिए, या आप बिना किसी से जुड़े पर्यावरण को अपने जीवन में धारण कीजिए, पर्यावरण मुहिम को, एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं उनको आप समझिए। तो वो एक हमारा उद्देश्य इस समय चल रहा है कि कैसे हम इसको आम जन से जोड़ें। क्योंकि हमें क्या करना है
कैसे करना है वो हमारा पूरा क्लेरिफाई हो गया है। और हमारी कोशिश है कि अल्टीमेटली हमारे काम से समाज को, सरकार को, आमजन को, हम सभी को लाभ हो, क्योंकि जिसके लिए हम कर रहे हैं उसको महसूस हो, उसे लाभ दिखे। तो ये हमारा प्रयास है। अच्छा, एक व्यवहारिक प्रश्न मेरा आपसे जी कि जब आप अपने कार्य क्षेत्र में जब काम करने जाते हैं तो विभिन्न तरह की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल। तो आपको किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी जो चुनौती है एक्चुअली, जब कोई इस क्षेत्र में आता है कि सामाजिक क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो हर क्षेत्र की चुनौतियां होती हैं। उन चुनौतियों को पार करने के बाद व्यक्ति ही मुकाम पर पहुंच पाता है। तो ऐसा नहीं केवल हमारे क्षेत्र में चुनौतियां, लेकिन इस क्षेत्र में चुनौतियां शायद ज़्यादा होती हैं दूसरे क्षेत्रों से, क्योंकि हम लोग सुधार की बात करते हैं। और सुधार किसका सुधार? जो देश को चलाते हैं, और एक तरह से उनका सुधार। देश को कौन चलाता है? जो पूंजीपति हैं वो देश को चलाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट देश को चलाते हैं, नुकसान करने वाले कहीं ना कहीं देश को चलाते हैं। नुकसान से मेरा मतलब है कि जो कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहे हैं पर्यावरण पर, प्रदूषण कर रहे हैं। आमजन भी है, आमजन की वजह से भी प्रदूषण होता है। तो किसी को सुधारना, कहीं ना कहीं हमारा जो नजरिया वो सुधारवादी नजरिया है। तो हमारे सामने चुनौती होती है कि दूसरे को जब हम बताते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, या आपके उद्योग से पानी आ रहा है गंदा, ये नदी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है कि किसी की गलती के बारे में उसे टोकना या उसे बताना कि आप गलत कर रहे हैं। तो एक ये चुनौती है हमारे सामने। इसके साथ साथ ये सब गठजोड़ है, जो हम सुधार की बात करते हैं, जो हम प्रदूषण नियंत्रण की बात करते हैं। कई जगह माफियाज भी इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स इन्वॉल्व हैं, या लॉबी एक बनी हुई है। तो एक थ्रेट होता है हमारे सामने जब हम कोई मुहिम उठाते हैं। लगभग हर मुहिम में हमारे सामने थ्रेट होता है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में, हर चीज़ में कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व है। और जब हम लोग आपत्ति उठाते हैं, जैसे अभी हम एक इशू पे काम कर रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में गंगा जल पानी सप्लाई किया जाएगा, एक पाइपलाइन डाली जा रही है जिसमें वाटर को ट्रीट करके पूरे शहर में सप्लाई किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। तो वो 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो हमारा कहना यह है कि आप एक कैनाल अगर आ रही है ग्रेटर नोएडा में, ऑलरेडी पुरानी एक कैनाल आ रही है जिसमें पानी आता है, आप उससे पानी ले लीजिए, बजाय आप एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल रहे हैं। तो 250 करोड़ रुपए बच सकते हैं प्राधिकरण के, क्योंकि कैनाल आ रही है। किसानों को कैनाल की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ की जमीन एक्वायर हो गई है, उसमें बिल्डिंग बन गई है। तो उस कैनाल को यूटिलाइज किया जाए, क्यों पाइपलाइन डाली जाए अंडरग्राउंड, जिसके लिए पानी निकाला जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक उसमें यूज होगी पाइपलाइन डालने में, पैसा खर्च होगा। तो अब ऐसी चीज़ों को आप सरकार को बोलोगे कि उस प्रोजेक्ट को टेंडर हो चुका है, काम शुरू हो गया, अब आप रोको, तो वो लोग कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम होती है। तमाम लोगों को, प्राइवेट लोगों को भी दिक्कत होती है। उन्हें लगता है कि कहीं इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कई बार होता क्या है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, छोटे प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं कमीशन भी होता है तमाम लोगों का, उसमें बचत भी होती है पैसे की। तो अब आप ऐसी चीज़ों पे मुद्दा उठाएंगे तो लोगों को लगता है कि उनका हक मारा जा रहा है, जो उन्हें अवैध कमाई हो सकती थी वो कहीं ना कहीं उनकी कम हो रही है या ख़त्म हो रही है। तो इसमें थ्रेट है, लेकिन लोग सम्मान भी बहुत करते हैं, लोग सपोर्ट भी बहुत करते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं, थ्रेट भी है और प्रोत्साहन और सहयोग भी है। आपने अभी लॉबी की बात की, पैसे की बात की, कि किस तरह से माफिया वगैरह बहुत कुछ इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं। तो वैसे में जब आप काम करते हैं तो किस तरह के नीति परिवर्तन की आवश्यकता आप महसूस करते हैं? किस तरह की नीति परिवर्तन होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए कोई भी विकास कार्य या कोई भी समस्या नीतियों पर निर्भर करती है। अगर आज कोई पर्यावरण की समस्या आई है, अगर आज नदियों में प्रदूषण है या हवा में प्रदूषण है, ये कहीं ना कहीं हमारी नीतियों की कमी रही है। पिछले कई दशकों में इस बारे में नीतियां नहीं बनी थी, अगर बनी थी तो वो जमीन पर नहीं पहुंच पाई। तो नीति का बहुत बड़ा रोल है किसी भी देश के विकास में, किसी भी समस्या के हल में, या किसी समस्या को समझने में। तो अब अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें, नीति के परिप्रेक्ष्य में अगर हम सोचें, तो नीतियां हमारे देश में बहुत हैं, नीतियों की कोई कमी नहीं है। हालांकि कुछ नीतियां भी बननी आवश्यक है, उन पर लोग भी सरकार को अवगत कराते रहते हैं और सरकार प्रोएक्टिवली सोच भी रही है। आज बहुत परिवर्तन है सरकारों में भी, नीति निर्माताओं में भी, उनकी सोच में भी बहुत फर्क आए हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी ओर से बेरुखी की जा रही है, आज हर मोर्चे पे काम हो रहा है। लेकिन जहाँ तक नीति के परिवर्तन की और नीति के इम्प्लीमेंटेशन की बात है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है नीति का इम्प्लीमेंटेशन। नीतियाँ बहुत बन गई है, फॉरेस्ट पॉलिसी है, वाटर पॉलिसी है, तमाम तरह की पॉलिसी है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, ज़मीन पर उतर नहीं पा रही है। तो ज़रूरत है ज़मीन पर उतारने की नीतियों को, और नीतियों को कैपिटलिस्ट या बड़े बड़े पूंजीपति या उद्योगपति
उनके आधार पर ना बनाया जाए, उनकी सुविधा के आधार पर ना बनाया जाए, इसको आम जन को केंद्र में रख के, किसानों को केंद्र में रख के या देश के भविष्य को केंद्र में रख के, पर्यावरण को केंद्र में रख के बनाई जाए तो नीतियां प्रभावकारी हो सकती हैं और जनहित में और लॉन्ग टर्म चल सकती हैं। कहते हैं एक से भले दो। तो आप किस तरह से देखते हैं कि सामाजिक दौर में या जो आजकल की व्यवहारिकता है लोगों की या जो लोगों में बदलाव आया है, तो आप क्या देखते हैं या क्या चाहते हैं कि लोग किस तरह से आपसे जुड़ पाए? बिल्कुल, देखिए हमारी केवल मांग यही है, लोग हमसे, मतलब जब मैं कहता हूँ कि हमसे जुड़े, उससे मतलब केवल ये नहीं है कि हमारी संस्था से जुड़े। हम चाहते हैं लोग पर्यावरण के महत्व को समझें, लोग पानी की बर्बादी कम से कम करें, लोग देश के निर्माण में, देश का निर्माण पर्यावरण से भी मिलकर होता है, शिक्षा से भी मिलकर होता है, देश के बारे में चिंता करें, केवल अपने निजी हित में ही ना लगे रहें। निजी हित सर्वोपरि है, वो सबसे पहले है, उस पर काम करना होगा, क्योंकि मेरा निजी हित या आपका निजी हित के बारे में मुझे आपको खुद सोचना पड़ेगा, तो वो सबसे पहले। लेकिन देश हित को भी केंद्र में रखें, केवल अपने हित को ही ना देखें। तो हम चाहते हैं कि लोग कहीं भी, किसी भी भूमि पर रह रहे, चाहे देश में या विदेश में रह रहे हैं या देश के किसी भी हिस्से, गांव या शहर में रह रहे हैं, वो पर्यावरण को केंद्र में रखें, पर्यावरण के बारे में सोचें। बहुत मोटी मोटी चीज़ें हैं, बहुत ही सॉफ्ट चीज़ें हैं जो लोगों को जाननी चाहिए। लोग कूड़े में आग न लगाएं, लोग कूड़ा कम से कम पैदा करें। लोग आज बहुत ज़्यादा पॉलीथीन का उपयोग कर रहे हैं, प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं, ये कहाँ जाएगा? कई 100 साल लग जाते हैं प्लास्टिक और इन सबको गलने में। लोग पानी की बर्बादी ना करें, लोग पेड़ कम से कम काटें, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। पेड़ कैसा लगाना इस पे विचार करें, सजावटी पौधों से काम नहीं चलेगा। तो हम चाहते हैं कि लोग नदियों में प्रदूषण, पानी की बचत, इन सब पे खुद काम करें, खुद जिम्मेदारी लें। अगर उन्हें जरूरत हो तो वो किसी संस्था से भी जुड़ सकते हैं। तमाम संस्था हैं, कई हजार संस्थाएं चल रही हैं पर्यावरण या सामाजिक क्षेत्र में। तो यही हमारी मांग है लोगों से कि वो आगे बढ़ें, देश निर्माण में सहयोग करें। मैंने कहीं देखा भी था कि आपने लिखा है कि लोग गाड़ी लगाने के लिए पेड़ की तलाश करते हैं कि छाया में लगाया जाए और कभी पेड़ नहीं लगाते। बिल्कुल, हाँ, ये भी एक चीज आ रही है कि लोग, अक्सर लोग जब कभी गाड़ी पार्क करनी होती है जहां अगर पेड़ है तो लोगों को कोशिश होती है कि मैं पेड़ के नीचे गाड़ी लगाऊं, खासकर गर्मियों में, क्योंकि गाड़ी गर्म नहीं होगी। लेकिन उनसे सवाल है मेरा उन लोगों से, उनमें से हो सकता है कुछ लोग पेड़ लगाते हों जो गाड़ी को पेड़ के नीचे खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो मैंने अपना एक रिसर्च किया है कि जिन्होंने कभी पेड़ नहीं लगाया और बल्कि काटे भी हैं कुछ लोगों ने तो पेड़। तो लोगों को विचार करना चाहिए जब वो गाड़ी को पेड़ के नीचे लगाएं कि आप में से कितनों ने या आपने कितने पेड़ लगाए हैं जो आज इस पेड़ का आप लाभ ले रहे हैं। ये जो पेड़ हैं ये हमारे पूर्वजों ने लगाए, इन्हें रखाया, तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ सोच रहे हैं, बल्कि पेड़ों को काटा जा रहा है बड़े लेवल पे, तो इस पर रोक लगे। जी बिल्कुल, आज हमें इस दिशा में सोचने की बेहद आवश्यकता है। आज हमारे साथ विक्रांत तोंगर जी थे जो कि न सिर्फ एनवायरनमेंट जस्टिस की बात करते हैं बल्कि निरंतर उस पर काम कर भी रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको आपके कार्यों में सफलता मिले। भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने कार्यों में सफल हों और निरंतर देश के लिए, समाज के लिए और पर्यावरण के लिए काम करते रहें।